चलो क्लास स्टार्ट की जाए आज की, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा? कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। तो तुझे कुछ समझ आया बेटा? तो तूने वो वाले क्वेश्चन घर जाके करे, हमारे लिए भी ले आती कुछ ऑर्डर करा के, फिर हमें बुला ले। कहाँ गई थी? बाहर फ्रेंड्स। माली तू कहाँ था बे? अरे पोखरन में क्या परमाणु टेस्टिंग चल रही थी? परमाणु टेस्टिंग चली। खिलची भाई तू तो माली सारा कुछ आज जो कल लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था तेरा रह गया ना? तो मुझे भी पता है, यही कह रहा हूँ, सुन तो सही। लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था तेरा सारा रह गया, खींची तुझे आज पढ़ा देगा, रिवाइज करा देगा, ठीक है। तो क्या रह गया था भाई लिखवाने वाला? कल क्वेश्चन ही तो करे थे। कल कूलम्स के लॉ पे सिर्फ क्वेश्चंस किए हैं हमने, तो थ्योरी का लिखवाऊं तुझे? भाई ये पढ़ाएगा। चलिए आज भी हम कूलम्स लॉ के बारे में बात करने जा रहे हैं, बट आज क्या हुआ बताओ यार? एक तो चलने दो मेरे वाला, तुम इधर बैठ जा करो ना यार, ऐसे भी लेफ्ट साइड पे तुम्हें दिक्कत है, पसीना, मुझे अभी स्वेटिंग हो रही है भाई। इधर बैठ जाओ यार, इस तरह तुम दोनों जने इधर कोने में। अरे फीस दे रखी है ना तुमने, बिल तो बिठाओ। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, लेकिन मुझे स्वेटिंग हो रही है भाई। हमने कूलम्स लॉ के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। तो आज हम कूलम्स लॉ को इससे पहले जो भी हमने कूलम लॉ के बारे में बात की बेटा, तो हमने उसे नॉर्मल मैग्नीट्यूड वाइज डिस्कस किया है। मैं आपको कल भी बार बार एक चीज़ बात याद दिला रहा था। आप लोग कह रहे थे कि -q -9q लीजिए सर। मैंने कहा था साइंस पे ध्यान नहीं दीजिए, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात करिए। हमने सिर्फ परिमाण पे बात करी है अभी तक। आज हम चले जाएंगे उसकी वेक्टर फॉर्म पे, ठीक है। कि आज हम देखना चाहते हैं कि इसकी एक वेक्टर फॉर्म भी होनी चाहिए, और वेक्टर फॉर्म क्या होगी, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म, कोई भी चीज़ वेक्टर कब बनती है बताइए? रंजन बताइए भाई, कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और क्या इतना होना। फिर आधी डेफिनेशन कैसे आ रही है? आगे कंप्लीट करो, फिर उसे कंप्लीट करने देना। खींची भैया। प्लस वेक्टर्स के लॉज, वेक्टर अलजेब्रा, उसे फॉलो करना चाहिए, तब जाके क्वांटिटी को वेक्टर्स कहा जाता है। और कभी भी वेक्टर को जब हमें डिफाइन करना होता है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? जब यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप उसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर मैं कोई भी रैंडमली दो चार्जेस ले लेता हूँ Q1 Q2, तो मुझे उनके पोजीशन वेक्टर्स चाहिए होंगे, तभी जाकर हम उसके एक वेक्टर फॉर्म के बारे में बात कर सकते हैं। तो चलिए क्या लेते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया। सबको पता है एक्स और वाई ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हमारा Q1 चार्ज है, यहाँ पे कहीं पे हमारा Q2 है, ठीक है। अब ये जो होगा, ये Q1 का पोजीशन वेक्टर होगा, ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा Q2 चार्ज का। Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है उसका नाम लिख देते हैं R1 वेक्टर, इसका लिख देते हैं R2 वेक्टर, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? और सबको पता, सबने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में जाना था, पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? अगर मैं इस तरफ डायरेक्शन बनाता हूँ तो ये मेरा क्या बनेगा? डेल्टा R, जो किसके बराबर? R2 माइनस R1 के बारे में। ये बातें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये बताइए, अभी तक आपको कूलम का नियम क्या बताता है? कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन,
ये जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये अदिश है, ठीक है, इसके पास सिर्फ परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। अगर मुझे किसी एक स्केलर को वेक्टर बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है? डायरेक्शन कैसे दी जाती है? वेक्टर फॉर्म में लाना है ना मुझको, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या बन जाता है? वेक्टर फॉर्म बन जाता है। तो अगर मैं इसे एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये मेरा वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? अब इसे हम वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है, और फोर्स सबको पता है वेक्टर ही होती है, ठीक है। अब चलिए यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी? अगर मुझे कभी भी यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो सिर्फ डायरेक्शन देने का काम करता है। बढ़िया। यूनिट वेक्टर मैथमेटिकली कैसे फाइंड किया जाता है? यूनिट वेक्टर क्या नहीं, कैसे? आर वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? आर वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। भूल गए? तो अगर मैं इसको यहां पे पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, और यहां पे क्या आ जाएगा? आर वेक्टर। वेरिएशंस बता रहा हूं, ये हमारी बन रही हैं, ठीक है। ये हमारी वेक्टर फॉर्म है कूलम्स के लॉ की। अगर मैं प्योर फॉर्म की बात करना चाहूं कि प्योरेस्ट फॉर्म मुझे देखनी है तो बेटा ये आर और आर वेक्टर तो बीच की दूरी नहीं है ना हमारी डायग्राम के हिसाब से। अगर हम अपने डायग्राम के हिसाब से देख रहे हैं तो क्या है? डेल्टा आर और R2 माइनस R1 वगैरह है। तो अगर आप प्योर फॉर्म की बात करने जा रहे हैं तो प्योर फॉर्म में इसको मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा, Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब। प्योर फॉर्म तो यही बन रही है या नहीं बन रही है? लिखते भी जाओ साथ साथ, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही है? अब यहाँ पे एक नोट बना के हमेशा इस तरह से एक नोट बनाइएगा और वो लिख लेना जो हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे नोट बनाना, लास्ट में बनाना नोट, ठीक है। इसमें लिखना ऑलवेज टेक चार्जेस विद साइन, कि नोट बना के लास्ट में लिखिएगा कि जब भी हम चार्ज को लेंगे वेक्टर फॉर्म में तो हमेशा ही मुझे चार्जेस के साथ साइन का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब सोचिए, अब आप लोगों को क्या सोचना है, ये नोट के बाद ही कंटिन्यू रखना, ये लास्ट में लिखना नोट, पहले ये लिख लीजिए उसके बाद नोट वाले लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक साथ साथ तुम लिख रहे हो, सुनते भी जाओ। मैं कह रहा हूँ अगर मेरे सेम चार्जेस हैं Q1 और Q2 बेटा पॉजिटिव है, क्या है, तो मेरा नेट रिजल्टेंट फोर्स पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव आएगी। अगर मेरे Q1 Q2 नेगेटिव है तो नेट रिजल्टेंट फोर्स मेरी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव कैसे हुई तेरी? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। अब देख मैंने कौन कौन से चार्ज लिए थे? पॉजिटिव पॉजिटिव, मेरी फोर्स पॉजिटिव आई, नेगेटिव नेगेटिव, मेरी फोर्स पॉजिटिव आई, ठीक है। बट पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन? नेगेटिव नेगेटिव के बीच में, तो जब भी फोर्स मेरी पॉजिटिव आएगी तो रिपल्सिव फोर्स हो गई। और सोच अगर एक को पॉजिटिव ले लूं एक को नेगेटिव ले लूं, फाइनल एफ नेट क्या आएगा? नेगेटिव होगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन? तो फोर्स जब भी नेगेटिव आएगी अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहां से हम ये जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर ये नोट के बाद मैं लिख रहा हूं या व्हाइट कलर से जो लिख रहा हूं, अगर F जो आ रहा है वो पॉजिटिव है तो हमारी कौन सी हो गई? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स? रिपल्सिव फोर्स। तो आवाज क्यों नहीं निकलती है भाई? अगर F नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स,
के की वैल्यू तो भैया कांस्टेंट है, सबको पता ही होगी। के हमारा के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ये मुझे लगता है कि कूलम ये समझ आ गया होगा सबको। वेक्टर फॉर्म, किसी को परेशानी है इसमें? तो बढ़ें आगे। जो वाइट से लिखा है ना मैंने, वो लास्ट में लिखना नोट बना के। तो तुम्हें भी पॉइंट्स टू रिमेंबर करके या नोट बना के लिख लिया करो कि ये हमें बाद में रिवीजन में तुम्हें हेल्प करेगा। बट रिवीजन में क्या, ये तुम लोगों को भी याद ही हो जाएगा। इतना पढ़ना है तुम्हें। फोर्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव है तो क्या होने वाला है। हम ये कहते हैं NCERT, अगर तुम एंट्रेंस बेस पे चले जाओ, अपना JEE के हिसाब से देखो तो कोई वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि फिज़िक्स में स्पेसिफिकली 20-30% ही हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो बोर्ड्स के लिए हम आपको सिंपल सा कहेंगे कि बोर्ड्स के लिए तुम्हें अभी से ही तैयारी करनी चाहिए। क्या करोगे? NCERT ले लो। जैसे ही मैं यहाँ पे चैप्टर ख़त्म करूँ, उसकी लास्ट की एक्सरसाइज और बीच में क्वेश्चंस दिए गए होते हैं ब्लू सेक्शन मार्क करके, ब्लू कलर के। वो क्वेश्चंस तुम लोग कर लोगे आसानी से, तो प्रैक्टिस कर सकते हो। वो बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस कर लोगे, तो साथ साथ ही प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा रहेगा। अब 1 साल के बाद करोगे तो फिर दिक्कत होगी। जनवरी के बाद सोचोगे कि पूरे सिलेबस का करना है, तब भी हो जाएंगे, ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम तब तक सीख चुके होंगे ना सारा कुछ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कूलम लॉज तो आपने सीख लिया, ठीक है। वेक्टर फॉर्म तो सीख लिया भाई। अब इस पे ये भी तो देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास क्या दिया गया है, एक -2 कूलम चार्ज दिया गया है। क्या दिया गया है? -2 कूलम चार्ज दिया गया है। इसकी पोजीशन ले लो 8,9। ये कहाँ पे पड़ा हुआ है? -2 कूलम चार्ज एट 8,9 पे। मैंने उसको आपको दे दिए XY कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ, एक और चार्ज है मेरे पास 3 कूलम, ये है 11,3 पे ले लो, ठीक है। हमारे पास क्या है? 2 चार्जेस हैं, इस तरह से दिए हुए हैं। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, क्वेश्चन सुनिएगा। फाइंड आउट, अरे इकट्ठा ही कर दिया ज़्यादा। फाइंड आउट फोर्स ऑन -2 कूलम ड्यू टू 3 कूलम। मैं आपसे पूछ रहा हूं -2 कूलम चार्ज पे 3 कूलम चार्ज के कारण कितनी फोर्स आ रही है, ठीक है। माली तू क्यों नहीं कर रहा भाई? क्यों बैठा मजे से? जो पीछे वाला छोड़ा तो उसके पेज छोड़ना, तो आगे बढ़। ये तो नया है बिल्कुल। उससे पहले जो क्लासेस हो रही थी उसमें कूलम लॉ था, तुझे पहले पढ़ा दिया गया था। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करे थे कल, नया कुछ नहीं पढ़ा। ये तो नया टॉपिक है तेरे लिए। तू बैठा क्यों, मजे ले रहा बैठ के? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए जितना तुम लोग लगा रहे हो। 8,9 ये ले लो, मान लो कम से कम कि ये 8,9 है, तो यहाँ पे मान लीजिए 11,3 ये है। ऐसा ही है। ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है। यहाँ पे -2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे 3 कूलम चार्ज है। देखो आसान है। यही तो है, यही है या कुछ और है? हाँ क्या कह रहा है? फोर्स ही निकालनी है ना ऑब्वियसली।
वाह, कैसी कैसी बातें कर देता तू किसी समय। ये वेक्टर फॉर्म में बात चल रही है तो भाई अभी तुझे नोट बना के क्या लिखवाया गया? अभी नोट बना के क्या लिखवाया गया कि साइंस के साथ ही लेना है? तो फिर क्या आंसर आया भाई तेरा? किसी का आया या नहीं आया? वाह बेटा वाह। सबसे पहले यहाँ पे R1 वेक्टर लिख, किसके बराबर है? 8i कैप प्लस 9j कैप। इसे लिखने में क्या परेशानी है तुम्हारी? R2 कैप 11i कैप प्लस 3j कैप। लिख लिया? ये बेसिकली है तो डेल्टा आर ही ना, तो ये डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड है, वही है ना दोनों चीजें। तो यहां से डेल्टा आर निकाल लो, ये डेल्टा आर ही है और ये डेल्टा आर का क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो पहले डेल्टा आर तो कैलकुलेट करो, उसके बाद ही तो मैं यहां पे पुट करूंगा। डेल्टा आर यहां पे कैसे बनेगा? कोई मुझे बताना चाहेगा डेल्टा आर क्या आएगा इसमें? माइनस 3i कैप प्लस 6j कैप। यहां पे R1 माइनस R2 होगा या R2 माइनस R1 होगा? यहां पे ध्यान दीजिए, मैं फोर्स क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या बोला गया? फाइंड आउट फोर्स ऑन -2 कूलम ड्यू टू 3 कूलम। इसके ऊपर निकाल ले तो R1 माइनस R2 करोगे, R2 माइनस R1 नहीं करोगे। ये फोर्स डाल रहा है ऐसे, तो डेल्टा आर R1 माइनस R2 हुआ। यही तो हम समझा रहे हैं आपको कि R1 माइनस R2, तो 11 माइनस 8 माइनस 11 माइनस i कैप 9 माइनस 3 प्लस 6j कैप। बात समझ आई है कि मैंने इसीलिए डायरेक्शन उल्टी दी तुम्हें, क्योंकि तुम लोग वही पुट कर देते, तुम लोग R2 माइनस R1 ही रखते रहते अप्लाई करते हुए। मैंने इसीलिए उल्टा पूछा तुमसे कि 2 सवाल कराने से अच्छा मैं एक ही में सब समझा दूं कि क्या गलती कर सकते हो, वो पता है मुझे पहले ही। अब ये तो ये आ गया, तो भाई इसका डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 36 प्लस 9 45। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? k तो है ही है, k को k रहने दे। Q1 क्या है? -2 3। R2 माइनस R1 क्या आया था? -3i प्लस 6j कैप डिवाइडेड बाई कितना? √45 क्यूब। जब वेक्टर फॉर्म में दे रहे हैं तो आंसर वेक्टर फॉर्म में ही आएगा ना। तुम सोच रहे होंगे नंबर आना है, नंबर नहीं आएगा, वेक्टर फॉर्म में ही आंसर आएगा। ठीक है? हाँ जी, कहाँ पे 9 × 10? अरे छोड़ ना, अभी मैं आगे सॉल्व करके हमें क्या फ़ायदा? भी अब तो मैथमेटिक्स रह गया आगे। वो तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन देख के नीचे चलाना पड़ेगा ना। यहाँ पे तो तू क्या कर सकता है, ऐसे इस तरह से भी कर सकते हैं। वो 3 × 2 6 के पॉजिटिव में दे देंगे तुम्हें आंसर, बट माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, उल्टा कर देंगे 6j। तो वो देखो वेरिएशंस हैं, आंसर में कहीं पे भी आ सकती हैं। वो आपको वहाँ पे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करना है कि कितना काम करता है कितना नहीं करता। वैसे काम तो करता नहीं। पहले मैं क्या निकाल रहा था? R2 माइनस R1 था, इसके कारण इसके ऊपर फोर्स। यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर कैसे निकालते थे हम? यहाँ से यहाँ गए। अब मैंने क्या पूछा? इसके ऊपर इसके कारण फोर्स, तो ये ऐसा बनेगा ना एरो। हाँ, तो फिर R1 माइनस R2 करना पड़ेगा ना। बात समझ आई है कि नहीं आई है? बढ़े आगे, ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक काम करिए, एक क्यूब बना लीजिए 1 मीटर साइड का। ठीक है, एक क्यूब बना लीजिए 1 मीटर साइड का।
ठीक है, हमने क्या किया, एक क्यूब बना लिया 1 मीटर साइड का। ठीक है, क्या हुआ, क्यूब बन गया सबका। तो क्या करते हैं, मैं क्या कह रहा हूं कि हर एक कॉर्नर पे क्यू चार्ज प्लेस्ड है। ठीक है, हमारे पास क्या आया कि क्या डेटा गिवन दे रहा हूं मैं आपको, क्यूब दे रहा हूं जिसकी साइड क्या है 1 मीटर है, हर कॉर्नर पे एक क्यू चार्ज प्लेस्ड है। ठीक है, आपको निकालना है फोर्स ऑन 6th कॉर्नर। ठीक है, मैं कॉर्नर्स मार्क कर रहा हूं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो ये बेटा 7, ये 8 कॉर्नर। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट फोर्स ऑन 6th कॉर्नर, कि नेट फोर्स कितनी वहां पे काम कर रही होगी। ठीक है, जस्ट चार्ज प्लेस्ड एट 6th कॉर्नर। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? 6 दिख रहा है, तो ये मैंने 6 कॉर्नर्स मार्क कर दिए। हर एक कॉर्नर पे क्या किया गया है, एक चार्ज को प्लेस किया गया है। नहीं दिख रहा, एक्स वाई जेड में हुआ ना यार, क्या कर रहा है, खाली जेड में क्यों, एक्स वाई जेड में है ना। बाकी वाले तो बहुत ही आसान हो जाते हैं, तभी तो मैंने एक्स वाई जेड दिया, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना था। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए तुम्हारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट। योर फर्स्ट स्टेप शुड बी, सबसे पहला काम होना चाहिए कोऑर्डिनेट्स मार्क करिए। क्या मार्क करिए, तो करिए 4 6 8 के 8 कोऑर्डिनेट्स है, सबके कोऑर्डिनेट्स लगाइए। खींची भाई, कोऑर्डिनेट बता इसके क्या हैं, 0, 0, 3 डायमेंशन तक जा रहा है भाई, तो तीनों की बात कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। चल यहाँ पे बता जल्दी से, 4 नंबर पे जल्दी जल्दी बोलता चल यार, मारा जाएगा मुझसे चल यहाँ बता 1 पे, चल यहाँ बता 2 पे बता, गुड, यहाँ पे बता 6 पे बता, गुड। ये कोऑर्डिनेट्स मैंने मार्क करना है इसलिए लिखा है क्योंकि आपको आर वेक्टर बनाने में हेल्प करेंगे। पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए ना। अब देखिए, मैंने क्या बोला आपसे कि आपको फाइंड करना है एफ नेट ऑन 6। तो अगर मैं बात करूं एफ नेट निकालने के लिए तो वो क्या होगी, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 4 प्लस फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 5। इस तरह से होने वाला है भाई। ये जो 6 चार्ज पड़ा हुआ है यहाँ पे, इस पे सारे के सारे चार्ज फोर्स डाल रहे होंगे, डालेंगे या नहीं डालेंगे? तो सबका क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। जो हमने तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताया था कि एक चार्ज पे अगर मल्टीपल फोर्सेस पड़ रही हैं, सबका क्या करिए, सम कर लीजिए। तो यहाँ पे भी यही करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो मुझे ये इतनी फोर्सेस के बारे में पता करना है। क्या करना है, बात समझ आ रही है? अरे ये सारी फोर्सेस निकालूंगा तभी तो प्लस करूंगा, तभी तो जाके एफ नेट निकाल पाऊंगा। 6 के ऊपर बाकी वाले ही तो डाल रहे होंगे सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 भी तो है अभी। छः पे 6 वाला ही तो नहीं डाल रहा, बाकी सारे तो डाल रहे हैं, 7 कोने डाल रहे होंगे। तो ये निकालना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो चलिए सबसे पहले F61 की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? F61 की। एक चीज तो पता है तुम लोगों को, QQ तो रहने वाला है। QQ रहने वाला या नहीं रहने वाला?
अब मैं 6 पे 1 के कारण बात करना है। 1 तो मैंने तुम्हारे लिए मुश्किल उठा लिया पहले, तो पहले तुम्हारे लिए मैं उठाता हूँ आसान वाला। 6 5 उठा ले, थोड़ा सा आसान रहेगा समझने के लिए, उसके बाद 1 करना स्टार्ट कर लोगे, ठीक है। 6 के ऊपर मैं फोर्स निकालना चाह रहा हूँ बेटा, किसके कारण? 5 के कारण। यहाँ से एक क्या होगा, शॉर्टकट थोड़ा सा आपको दिख जाएगा क्या होने वाला है, इसीलिए मैंने ये लिया। अब सोच, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? i प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के, इसका क्या है? j प्लस के। तो 6 पे निकाली इसके कारण, मतलब R2 माइनस R1, तो i प्लस जे प्लस के माइनस जे माइनस के, बचा क्या? जो जीरो होगा वही बचेगा हमेशा, जो जीरो होगा वही तो बचेगा। तुम लिख के देख लो यहाँ पे 6 का पोजीशन वेक्टर क्या है? i प्लस जे प्लस के। 5 वाले का क्या है? j प्लस के। तो R6 माइनस R5 करूंगा तो सिर्फ 5 है, क्या बच रहा है? बचा या नहीं बचा? वो बाद में बात करते हैं, पहले एक एक करके बात कर लें, दौड़ क्यों रहा है? और जे, और तू आई जे के वाले को करेगा किसके साथ कंपेयर? 6 को 6 के साथ फोर्स निकालेगा, हाँ तो उसमें बचेंगे, ठीक है। अरे अभी रुक जा, दौड़ मत, एक एक करके कर। ये आ गया, यहाँ पे क्या आएगा? आई कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? खत्म। मैग्नीट्यूड तो निकालना था ना, सिंगल का मैग्नीट्यूड तो बनी रहने वाला है, अंडर रूट करके भी जरूरत नहीं है यहाँ पे करने की। तो आ गया 6 फोर्स, सबसे आसान वाली फोर्स थी। अब देख, ये इससे सीधा लाइन पे था, ये इससे भी सीधी लाइन पे है, इससे भी सीधी लाइन पे है, तो ये तीनों आंसर आसानी से दे देंगे तेरे को, क्योंकि 1 1 है ना, तो इसीलिए बस आई जे के बदलेगा। अब 6 2 के कारण अगर मैं निकालना चाहूं के क्यू स्क्वायर अपॉन 1 तो रहना ही है। देख यहाँ कौन है, सिर्फ z वाला बच रहा है, तो खाली k कैप आएगा, तो यहाँ पे k कैप आया, यहाँ पे आ जा k स्क्वायर अपॉन 1 6, ये 2 था और 8 के कारण बात करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ j कैप बचेगा। बचा या नहीं बचा? तो ये तीनों निकालना आसान। ये मिटा दूं ये वाला, अरे ये वाला, ये तो मैंने तुम्हें सिखाने के लिए बताया था। चलिए अब आगे चलते हैं। अब फोर्स किसके कारण निकालना चाहेंगे? अब देख भाई, ये कौन सा है? ये डायगोनल है। ये क्या है? डायगोनल। आप कॉर्नर डायगोनल, एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है। ये फेस डायगोनल है। अरे कौन डायगोनल हो गया ना, उस कोने से वो कोना, तो ये फेस डायगोनल हुए ना। एक बॉडी डायगोनल होता है, बॉडी डायगोनल उस कोने से लेके उस कोने तक। जैसे कि 6 से 3 है। अरे ये कमरा है, क्यूब है, बॉडी डायगोनल। हाँ 6 से 3, हाँ वो बॉडी डायगोनल है, ठीक है। अभी हमारे फेस डायगोनल ले लेते हैं ना, ये आसान रहेगा ना, एक ही तीनों के लिए एक ही लग जाएगा, तो एक से समझ जाए। 6 पे 1 के कारण बात करते हैं, के क्यू स्क्वायर तो रहने ही वाला है। अब यहाँ पे देख, आई प्लस जे प्लस के है, यहाँ पे क्या है? सिर्फ जे कैप, तो आई और के बचेगा माइनस करके। जो जीरो वाला वही आंसर देगा हमेशा, क्योंकि वही बचेगा। माइनस करके देख लो, तो यहाँ क्या बचा? आई कैप प्लस के कैप, ये क्या बनेगा? √2 का क्यूब। वेक्टर लिखना आ रहा है या नहीं आ रहा? ओ भाई ये आया समझ, जब मैं वेक्टर लिख के दिखाऊं? हाँ या ना करो, एक दूसरे को मत पूछो। क्या डिस्कशन चल रही है आपस में, मुझे बता दो। नहीं समझ आया तो मैं वेक्टर लिख के बताऊं ये कैसे आया। तो इसी तरह से F6 4 लिख सकता हूं मैं, F6 7 भी लिख सकता हूं, के क्यू स्क्वायर 6 4, तो सिर्फ इसमें j प्लस के आएगा, तो यहाँ पे √2 का होल क्यूब। के इसकी बात करें तो i प्लस जे आएगा, i प्लस जे,
आई प्लस जे रूट 2 का क्यूब। सिर्फ एक बचा बॉडी सेंटर्ड वाला 6 3, उसमें आई प्लस जे प्लस के तीनों आने हैं। F6 3, इसमें क्या आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 3 का क्यूब आई प्लस जे प्लस के। बताइए कहाँ परेशानी है? 6 3 तो तूने बोला था सबसे पहले, वो वहाँ तो 0 0 है ना 3 पे, तीनों ही 0 हैं। तो 6 का क्या है आई प्लस जे प्लस के है, तो -0 करेगा तो आई प्लस जे प्लस के ही तो बचेगा। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट पीछे वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें वेक्टर लिखना सिखाया, सेकंड इसमें मैंने तुम्हें एक में वेक्टर लिखना सिखाया। अब हर बार तुम वेक्टर नहीं लिखोगे, जेई के बच्चे हो तुम लोग कि तुम आई जे के लिख लिख के माइनस कर करके देखोगे, ये दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब देखो आगे तो ऐड करना है, के क्यू स्क्वायर का कॉमन आ जाएगा, ऐड करने वाला खेल रहेगा, वो मैं अभी नहीं करूँगा, ना ही मैं तुम लोगों को बोलूँगा कि करो। क्यों? क्योंकि वो पेपर की डिमांड होगी, जैसा नीचे ऑप्शन होगा वहाँ तक तुम्हें लेके जाना होगा। बस मैं तुम्हें स्टेप्स लिखना, फोर्सेस लिखना सिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। तो अब इतना भी आसान क्वेश्चन पेपर में आना नहीं है, ठीक है? आ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आना नहीं है, कि ऐसा तो नहीं है कि सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं पेपर में। एग्जाम में 8 क्वेश्चन, देखो जेईई मेंस का फिक्स्ड पैटर्न रहता है, 8 क्वेश्चन इजी, 12 क्वेश्चन मॉडरेट, 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट, ये हार्ड रूल रहता है मेंस का। इसीलिए मैं तुम्हें अभी तो नहीं बता रहा, लेकिन बाद में समझाऊंगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर लिख लिया हो तो बढ़े आगे। लिख लिया? कितने स्लो लोग हैं ये यार, लिख क्या रहे उतार के यार, समझ गए तो खुद कर लो ना, उतारने में लगे हुए हैं। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन क्या आया, एक थोड़े दिन पहले क्वेश्चन में आया था जेईई मेंस में, स्क्वायर पिरामिड दे दिया था आपको। स्क्वायर पिरामिड नहीं पता? पिरामिड पता तुझे क्या होता है? तो नीचे वाला जो बेस है वो स्क्वायर है, तो उसे बोला जाता है स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, आपको क्या दे दिया गया था? स्क्वायर पिरामिड दे दिया गया था। अब ये नीचे वाला स्क्वायर है, ऊपर कोने पे आ रहा है पिरामिड, जो टॉप पे चार्ज पड़ा है उसके ऊपर एफ नेट निकालने के लिए कहा गया था। बात समझ आई है? क्वेश्चन क्या कह रहा हूं मैं आपको? ये पी वाई क्यू है तुम्हारा, नीचे स्क्वायर है, चारों कोनों पे चार्ज है, और टॉप पे वहां पे भी एक चार्ज है, उसके ऊपर एफ नेट कितनी आ रही होगी, ये क्वेश्चन था। हाँ जी, तेरे फेस डायगोनल बना दूं मैं जल्दी से। ऐसे पॉइंट ले ले एक, क्या कह रहा है? इस तरह से रहेगा, 3D में बनाने की कोशिश की गई है। तो स्क्वायर पिरामिड है हमारा, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड है। स्क्वायर जो नीचे बन रहा है उसकी साइड दी गई थी आपको √2 मीटर। ये दिया गया है आपको पेपर में, और हर एक कॉर्नर पे क्या है? चार्ज है Q। इस चार्ज पे कितनी आ रही है वो आपसे पूछा जा रहा है। टॉप वाला, यही हम कह रहे थे, यहाँ बना के भी हवा में बना रहा था वो ठीक है, तो इसके ऊपर पूछा जा रहा है। तो नंबरिंग कर ले, 1 2
3 4 5। तो 5 पे निकालनी है मुझे, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि एफ नेट निकालना है तेरे को 5 पे। तो क्या निकलेगा F51 प्लस F52 प्लस F53 प्लस F54, यही निकलना है। तो सोचो जरा, दिमाग लगाओ, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। हाँ जी सर, किसको? Q1 को मान लेगा, ठीक है। तो सोच, इस क्वेश्चन को 4-5 तरीके से किया गया है, बट सबसे इजीएस्ट वाला डिफरेंट है। सबसे पहले तुम्हें ओरिजिन मानना है। ओरिजिन कहाँ मानोगे? 5 पे मान लें, नेगेटिव चला जाएगा इसके हिसाब से। यही तो सोच रहा है तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। देखो मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा। इसको मैं अगर ऊपर से व्यू करूँ, टॉप से अगर मैं इसे देखना स्टार्ट करूँ, तो जो 5 नंबर होगा वो सेंटर पे लाई कर रहा होगा, तो सेंटर को ओरिजिन मानू ना। 5 पे नहीं, सेंटर। अगर मैं इसे ऊपर से देखूँ ऐसे करके, तो 5 वाला कहाँ है? स्क्वायर के सेंटर पे, तो मैं उसको ओरिजिन मान लूंगा। तो भाई ये हिंट कहाँ है? दोबारा देख, हिंट कहाँ है? अगर मैं उसको वो मान रहा हूं, तो ये √2 कैसे बनता है? डायगोनल, तो साइडें कितनी हो जाएंगी? 1 1। हिंट ये था। √2 कैसे बनता है? अगर इसको मैं हाइपोटेन्यूज बना लूं किसी तरह से, अगर मैं इसको हाइपोटेन्यूज बना लें, तो √2 1 1 की साइड होगी। तो भाई उससे तेरे कोऑर्डिनेट लिखना आसान होंगे ना। उसने √2 तुझे दिया ही क्यों है? हिंट तुझे वहां पे ग्रैस्प करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर देख, मैं इसको तुम्हारे लिए सिंप्लीफाइड वर्जन में बनाना चाहूँ तो ऐसे बनाता हूँ। टॉप से ये बना दिया। टॉप व्यूज के लिए मैंने कहा कि मान लीजिए ये मेरा सेंटर है, ठीक है। तो ये ऐसे रहेगी साइड, देखो पेपर में हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट छोड़ा होता है उसने, ऐसा नहीं है कि छोड़ा नहीं है। आप सबको पता चल गया कि ये साइड कितनी है? √2 है। तो ये कितनी होगी? 1। ये कितनी होगी? 1। ये कितनी होगी? 1। ये कितनी होगी? 1। मैंने सबसे पहले बोला क्या लिखना तुझे? कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट लिखने में प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना। ये क्या है? 0,0। ये कितना होगा? ये यहां पे, और 5 वाला कहाँ है? यहां पे, सेंटर पे नहीं है भाई। सेंटर वो यहां है, साइड कितनी है? वो भी 1 मीटर ही तो है। तो उसका क्या होगा? 0 0 1। तो 5 वाला यहां डायग्राम में रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहे, बट उसका कोऑर्डिनेट क्या है? अब क्या परेशानी है? अब क्वेश्चन खत्म हुआ या नहीं हुआ? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इजीएस्ट वे ये था कि हमने क्या लिया? टॉप व्यू लिया। अरे एक्स वाई इधर मान लिया तो जेड बचा ना। हमने एक्स वाई तो यही मान लिया ना। तो फिर अगर तू उसको जे पे रखना चाहता है तो इधर भी तो चेंज करना पड़ेगा। समझ आया? अब तो इस क्वेश्चन को कर ही लोगे, कोई परेशानी है नहीं। अब तो फोर्सेस लिख ही लोगे ना, क्योंकि मैंने क्या अभी थोड़े दिन पहले तुम्हें ज्ञान दिया था। आंसर कौन सा देता है? 0 वाला ही। F5 किसी को भी 1 2 3 4 मार्क कर लीजिए, उससे हमारी फोर्सेस निकल आएंगी। तो प्लस करने का तो मुझे है नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप लोग प्लस करें फिर लिखें, तो उस रास्ते तो हम जा नहीं रहे हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही?
चलें आगे बढ़े, इसे तो कर लोगे ना अब, तो तुम छोड़ सकते हो कॉपी में स्पेस छोड़ दो, बाद में फोर्सेस लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। ठीक है, अभी तक, हाँ जी, तो कूलम्स लॉ का, अभी कूलम्स लॉ खत्म नहीं हुआ मेरा। कूलम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अभी कूलम्स लॉ में मैंने क्लास 11th के टॉपिक रिलेट करके क्वेश्चन कोई नहीं बनाया, अभी थोड़ी देर में वो भी बनना स्टार्ट होंगे। क्लास 10th के 11th के क्वेश्चंस के रिलेट करके आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे कैसे इसमें रिलेट हो रहे हैं, ठीक है। अभी कूलम्स लॉ के बारे में हम लोग अभी थोड़ी मैग्नीट्यूड वगैरह की बातें चल रही है, तो अपन कूलम पे ही रहते हैं थोड़ा सा। हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, तो बेटा हमने सीखा था ये आता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया K इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई नंबर। इतनी बारी बोल रहा हूँ ना कि सो दैट कि तुम लोगों को याद हो जाए, क्वेश्चनों में इस्तेमाल होना है, वहाँ पे भूल जाते हो, ठीक है। ये पढ़ा दिया गया तुम लोगों को, पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। अब ये जो मेरा एप्सिलॉन नॉट होता है ये क्या होता है, इसके बारे में बात करनी है मुझे अब, ठीक है। ये होता क्या है, परमिटिविटी। इसको बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है। जब मैं उसके साथ नॉट लगा रहा हूं नीचे, इसका मतलब होता है ये कहां पे है, इन फ्री स्पेस। अब आप लोग पूछोगे मुझसे कि परमिटिविटी होती क्या है, जो मैं बोल रहा हूं अभी परमिटिविटी। देखिए अभी तक हम जब कूलम लॉ के बारे में बात करें तो हम तो यही जान रहे थे ना कि ये वाला चार्ज उसके ऊपर कितनी फोर्स डाल रहा है। मतलब हम क्या जानना चाह रहे थे, एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्शन कैसे करता है, यही जानना चाह रहे थे ना। तो परमिटिविटी यही होती है कि हाउ डज अ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट विद ईच अदर। जैसे मीडियम बदलेगा तो ये बदल जाएगा ना। जैसे मैं तुम लोगों को रे ऑप्टिक्स में एग्जांपल दे रहा था, स्पीड कैसे चेंज होती है। यहाँ नॉर्मली दौड़ने के लिए बोलूँगा ग्राउंड में तो आप दौड़ लोगे, वही बोलूँगा चल बेटा स्विमिंग पूल में जो आधा पानी भर ले, दौड़ पाएगा क्या सेम स्पीड से, बदल जाता है ना। मीडियम आते ही चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन अ मीडियम, कि जैसे ही मीडियम इंट्रोड्यूस हो जाएगा फिर कूलम्स लॉ में क्या बदलाव आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे परमिटिविटी जो अभी तक हमने जो पढ़ा है सारा पीछे पढ़ा है, दैट इज एन फ्री स्पेस, ठीक है। हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, ऑयल वगैरह में डाल दिया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है, हाँ जी। तो बहुत सारे कुछ होता है, पानी में डाल लिया, ये कर लिया, बबल के अंदर डाल लिया, क्या इंट्रैक्शन बन रही है, वो सब चीज़ें आती रहती हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है इन सब चीज़ों पे, ठीक है। तो परमिटिविटी क्या है, क्या कहा मैंने कि क्या होती है, कि हाउ इलेक्ट्रिक, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ाया नहीं है बट साथ में ही लिखवा दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज इंटरैक्ट विद ईच अदर। कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट करिए, या दो चार्जेस हैं वो आपस में कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में बात चल रही है। अब ये जो सब हमने पढ़ा था ये हमारा फ्री स्पेस के लिए वैलिड था, या आप उसे वैक्यूम कह लीजिए, वैक्यूम के लिए वैलिड था, ठीक है। इसके ऊपर अगर हेडिंग बनानी है तो आप हेडिंग बना लीजिए कूलम्स लॉ इन अ मीडियम। ये थोड़ा सा मैंने कूलम्स लॉ इन अ मीडियम जाने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन दिया है कि आप लोगों ने पहले पढ़ क्या लिया हुआ है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब सोचो मीडियम में जाने के बाद चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, होना चाहिए। कैसे, रीजन भी तो सोचना पड़ेगा, थिंक, बट आप लोग सोच पाओगे ही नहीं, तो वहाँ पे हम ही आएंगे, ठीक है। तो ये लिख लिया हो तो मैं आगे फिर डायग्राम्स वगैरह बना के समझाने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है, लिख लिया तूने? तू मुझे H2O का स्ट्रक्चर बना के दे दिखा मुझे जल्दी से, उसकी कॉपी पे बनाएगा कि गलत होगा तो उसका पेज बर्बाद हो हाँ सही है, ठीक है। H2O के बीच में एंगल कितना होता है H और H के बीच में? 104। उनका 4 नहीं आ रहा था, बस 10 आ रहा था हाँ ये ना 104 से काम हो जाएगा भाई, और जरूरत नहीं है मुझे फिजिक्स में, बस ऐसे ही पूछ लिया मैंने केमिस्ट्री के लिए, अपना काम का नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं। मैं तो जस्ट H2O के एग्जांपल लेके तुम्हें मीडियम का समझाऊंगा कि चेंज कैसे आने वाला है। ये सुन के अच्छा लगा कि तुम्हें केमिस्ट्री का कुछ याद है, तो सर क्यों कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता? मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 चार्ज हैं प्लस क्यू के, ठीक है। नॉर्मली सर तो हमेशा ये कहते हैं कि ये लोग पढ़ के नहीं आते, आप भी कहते हो। और मैं ये नहीं, मैं इतना भी नहीं कहता कि बिल्कुल पढ़ के नहीं आते, मैं ये कहता हूँ कि रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है बट बहुत स्लोली इंप्रूव हो रहा है। अब इसके भाई ने इसके मज़े लिए, मैंने इसके भाई को इतना कुछ कहा नहीं था ठीक है। तो वो उन्होंने, अरे भाई घर में बड़ों का यही काम होता है, ठीक है। तुम हो गाँव के, तुम शहरी पपलू ना हो, ठीक है। तो गाँव में ऐसा ही होता है, जब घर वालों का दिल करता तब बिना बात के भी पीट देते हैं, ठीक है। तो शुक्र कर तू पिट के नहीं आया। मैंने तो यही कहा था कि पहले नंबर 10-11 आ रहे थे, अब वो 40-50 नंबर स्कोर कर रहा है। तो पिछले 2 या 3 महीने से वो बंदा थोड़ा सा सीरियस हो चुका है पढ़ने के लिए, तो प्रोग्रेस हो रही है कि टाइम वेस्ट करना बंद हो गया है, बाहर घूमता कम है, ये नहीं करता, कुछ नहीं करता, पढ़ता है बैठ के। अब वो तेरे भाई ने तुझे पीटना था, बस उसने छोड़ भी दिया, पीटने से भी छोड़ दिया चलिए इस तरह से बात चल रही है। अभी अगर हमारा ये वैक्यूम में पड़ा हुआ है, तो वैक्यूम में तो नॉर्मल आप लोगों को पता है, लेट्स से कि ये सेटअप जो चार्ज है मैं पानी के अंदर ले गया, ठीक है। पानी का स्ट्रक्चर मिस्टर आयुष ने बना के दिखाया, ऐसा ही है। इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। नॉर्मली ऐसे ही, ज़्यादा हमें क्या करना है यार, वो लोन पेयर वगैरह बना के सब कुछ करके अपने काम का नहीं है, अपना पॉजिटिव नेगेटिव से काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम है हमारा। अब बेटा अगर मैं इसके अंदर पानी डाल दूं, तो ये जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ये इस मॉलिक्यूल के कौन से हिस्से को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? माइनस वाले को, ठीक है। ये क्या कहेगा भाई, ऑक्सीजन इधर आ जा, ऑक्सीजन इधर आ जा, ऑक्सीजन इधर आ जा, ऑक्सीजन इधर इधर, ऐसे करेगा। इधर इधर एच एच है, बनाएगा या नहीं बनाएगा? अब मैं लिख नहीं रहा हूं बार बार, समझ तो तुम जा ही रहोगे। इस तरह करने की कोशिश करेगा। तो ये सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इसके नियर साइड आएंगे, हाइड्रोजन को ये रिपेल करेगा, दूर की साइड रखेगा। अट्रैक्ट तो कर रहा है, बॉन्ड थोड़ी बना है, बस पास आ रहे हैं, दे आर सराउंडिंग इट। हमने वाटर का पानी के मॉलिक्यूल नहीं तोड़ा है कि पानी खत्म कर दिया, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। हमने क्या कहा कि जस्ट वो अट्रैक्ट करेगा ना, अट्रैक्शन तो हो सकती है ना, पूरा मॉलिक्यूल उठ के पास आ सकता है, ठीक है। वो पास आ गए, बट एक और दिक्कत है इसमें, यहां पे Q2 भाई सब क्या है? Q2 क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ये जो H आ रहा होगा इसके पास, उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। बट ऑक्सीजन भी तो है, ऑक्सीजन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो एज ए रिजल्ट यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा आ जाएंगे। तुम ऑक्सीजन का ही मान के चलो, क्योंकि ऑक्सीजन ही मेन H2O में काम कर रहा होता है। हाइड्रोजन की तो इतनी वैल्यू है नहीं बेचारे की, लेकिन है, पानी बना रहा है वो, ठीक है। ऑक्सीजन मान के चलिए, तो इस साइड पे जो मेरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है उन पे कुछ ना कुछ मेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये भी डाल रहा होगा या नहीं डाल रहा होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा या नहीं बनेगा? एक साइड पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज्यादा आएंगे, एक साइड पे मॉलिक्यूल कम आएंगे, होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा?
ठीक है। अब अगर मैं तेरे यहाँ से ये हटा ही दूँ सारा कुछ, अरे समझ आया या नहीं आया? मैं नॉर्मली बनाता हूँ कि इस तरफ अगर नेगेटिव साइन लगाना चाहूँ तो नेगेटिव साइन ज़्यादा आएगा और इस तरफ नेगेटिव साइन कम आएगा, इस तरह से होगा। आप मानते हो या नहीं मानते हो? अब सोच, प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू के ऊपर फोर्स किस तरफ आ रही थी? इसको तू 1 मान ले, इसको तू 2 मान ले। प्रीवियसली हमारी क्या हो रही थी? ये फोर्स बन रही थी, कौन सी? F12 लग रही थी या नहीं लग रही थी? और उसके ऊपर क्या लग रही थी? F21, ठीक है। बट अब की बार क्या हो गया? पहले तो यही फोर्स लग रही थी, अब देख इसके कारण यहां पे चार्ज ज्यादा है, यहां पे कम है, कुछ तो इसे बैलेंस कर रहा होगा, बट कुछ तो बच रहा है। तो एज ए रिजल्ट यहां से इस तरफ एक फोर्स इंड्यूस करेगा या नहीं करेगा? वो अपनी तरफ भी तो खींचने की कोशिश। अब तुम सोच रहे हो, मैंने ये तुम्हें समझाया कि इस तरफ नेगेटिव कम आएगा, इस तरफ नेगेटिव ज्यादा आएगा। ये बातें क्लियर हुई? कौन फिक्स है बेटा? कौन सा चार्ज? हाँ ये तो यही फिक्स है। तो बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल है ना ऐसे, वो जाएगा तो वो आ जाएगा, वो जाएगा तो वो आ जाएगा। मैं बस ये इधर कम है, अब सारे बनाता रहूं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस तरफ ज्यादा ग्रेडियंट बनने वाला है। क्यों बन रहा है वो समझ आ रही है या नहीं आ रही? समझ आई? ठीक है। अब इस तरफ जब ज्यादा ग्रेडियंट बन गया तो थोड़े चार्ज को तो ये कैंसल आउट कर देगा, बट कुछ चार्ज तो ज्यादा ग्रेडियंट बना देगा। एज ए रिजल्ट इस जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बचा है और ये पॉजिटिव बचा है, इन दोनों के बीच में एक आकर्षण का बल बनेगा या नहीं बनेगा? कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी या नहीं आएगी? तो एक नई फोर्स यहाँ पे इंड्यूस होगी, F इंड्यूस आ गई, आई कि नहीं आई? किसके बीच में? थोड़ा बहुत तो इससे ज़्यादा होगा या नहीं होगा? तू एक का ही मान ले, ज़्यादा केमिस्ट्री लगाने से अच्छा मैं तो जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ही ज़्यादा मान ले कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उधर, एक हाइड्रो पानी का मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो भी तो ज़्यादा है या नहीं है? रिपल्शन रहेगा, मैं कौन सा कह रहा हूँ नहीं रहेगा, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो रहेगा। हाँ तो पानी का मॉलिक्यूल कितना सा होता है यार? छोटा सा तो होता है भाई। हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी तो है। अगर तू वो सोच रहा है रिपल्शन हो रही है ऑक्सीजन ऑक्सीजन में, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी तो बैठा है साथ में। आपको क्या पूछना है? मैं वॉल नहीं कह रहा हूँ भैया, हम आपसे कह रहे हैं कि इस साइड वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा आ जाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बननी है। तो इस साइड लेफ्ट साइड पे, इस साइड हमारे वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो गए? ज़्यादा हो गए, इस साइड कम हो गए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा जो ऑक्सीजन होगा वाटर के मॉलिक्यूल में, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पे यहाँ से बेटा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पे ये भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाल रहा होगा, तो एक नई फोर्स भी तो डल रही है। अगर सोचिए पानी का मॉलिक्यूल नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ F12 ही पड़ रहा, सिर्फ F12 ही पड़ रहा है ना? हाँ भाई, अगर पानी नहीं है, वैक्यूम में है, सिर्फ F12 पड़ रहा है Q1 चार्ज पे, ठीक है। अगर मैं पानी ले आ रहा हूँ तो यहाँ पे एक F इंड्यूस भी हो रही है। अगर मैं नेट फोर्स जानना चाहूँ इस चार्ज पे 1 पे, तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो नेट फोर्स बढ़ी या घटी? घट गई ना, इसलिए घटती है। जो तुमने पहले कहा घटती है, हम तो नॉर्मली कह दे रहे थे कि घटती है, बट घट क्यों रही है ये भी जानना जरूरी था। बात समझ आई या नहीं आई? अब की बारी, अरे पहले अगर सोचिए नहीं है यहाँ पे विदाउट, अगर वैक्यूम की बात करते हैं, वैक्यूम की बात करते हैं तो फोर्स ऑन Q1 कितनी थी? F12 ओनली, F12 थी ना। अगर मैं उसे मीडियम में ले आया, मतलब वाटर में ले आया, तो फोर्स ऑन Q1 कितनी है? F12 माइनस F इंड्यूस्ड, इंड्यूस हुई है जो वो माइनस करनी, उसको उल्टी साइड पे लग रही है ना, तो माइनस हो गया, इसीलिए फोर्स क्या हो गई? कम हो गई। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ? नेट फोर्स ऑन Q1 इज गेटिंग इंक्रीज या डिक्रीज्ड?
उसका अलग बनेगा, वो बाद में अगर तो सिस्टम में जीरो करनी करती रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। हाँ बनेगा उस साइड भी। मैं कह रहा हूँ हम एक साइड की बात करें, हम जानना चाह रहे हैं मीडियम में जाकर चेंज क्या हो रहा है। मैं तो तुम तो ऐसे कर दोगे कि Q2 पे भी बना दिया तो और वहाँ पे भी फोर्स बना दी, F इंड्यूस कैंसिल, सिस्टम वही रह गया, हमारा तो काम ही खत्म हो गया। मत सोचो इतना, ठीक है। हम जस्ट ये समझाने जा रहे हैं कि मीडियम में जाकर चेंजेस क्या आ रही है कि मेरी कम क्यों हो जाती है, ठीक है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही कि कम घटी कैसे? नहीं भाई, मीडियम के अंदर ही है, और कहाँ पे दूर होगा वो सब चीज़ें लगेंगी ना वहाँ पे। अब जो तू अभी मैंने तो पानी वाली एग्जांपल दी थी कि तुझे दौड़ना है पानी में, तो तू कहेगा मैं पानी में यहाँ दौड़ूँ वहाँ दौड़ूँ, कैसे का फर्क पड़ रहा है? मॉलिक्यूल तो बहुत ज़्यादा है ना, इनफाइनाइट नंबर है। उसके पास भी होगा, कब कह रहा हूँ नहीं होगा, उसके पास भी चला जाएगा तो उसकी भी। मैं क्या भाई देख, अपन लोग तुम लोग जो जान कह रहे हो बात कर रहे हो, तुम कर रहे हो सिस्टम के ऊपर बात, जो तुम लोग कह रहे हो मुझे, बट मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं? कूलम लॉ तुम्हें क्या बताता है? एक चार्ज के ऊपर है, वो सिस्टम की नहीं बता रहा तुझे। कूलम लॉ कहां पे था कि एक चार्ज के कारण एक पॉइंट दूसरे चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स आ रही है, वो सिस्टम की बता रहा है क्या? तो सिस्टम की तो बाद में निकालते रहो ना, तुम्हें जीरो करनी करते रहो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? एक चार्ज के ऊपर कितनी आ रही है। इसी तरह से दूसरे पे निकालेगा FQ2 पे, उस पर भी F इंड्यूस आ जाएगा, वो क्या पता बराबर हो, माइनस हो जाए, खत्म हो जाए, उसकी बात हमें कर ही नहीं रही अभी। डिफरेंस समझ आया कि जो तुम सोच रहे हो और यहाँ पे होना क्या है, इसमें क्लैरिटी मिली है या नहीं मिली है? ठीक है, बात समझ आई। तो इससे क्या हुआ? फोर्स कम हो गई तो परमिटिविटी चेंज हो गई, कम हो गई, हुई या नहीं हुई? तो परमिटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके कुछ, ठीक है। तो फॉर्मूला मेरा क्या होगा? बदल जाएगा थोड़ा सा। अब की बार अगर हम मीडियम में बात कर रहे हैं तो फोर्स क्या होगी? 1/4 पाई, पहले एप्सिलॉन नॉट होता था, यहाँ पे ER लगा लो, Q1 Q2 बाई R²। ये जो एप्सिलॉन R है ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? किसी को कोई परेशानी है, समस्या है यहाँ पे? नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अरे वो तो चार्ज का, हाँ वो डिक्रीज ही करेगा ना। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है तो फिर नेट फोर्स को एक पर्टिकुलर चार्ज पे वो घटा देगा मीडियम में आते ही। ठीक है, बात खत्म हुई है नहीं? अगर मैं इन दोनों को ले लूं, इन दोनों को कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ किताबों में अगर आप पढ़ोगे तो इसको इस तरह से लिखा गया होता है, छोटा k, इसको पूरे को कहते हैं हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, यहां पे तो मैंने 2 चार्ज डाले थे पानी के बीच में। मैंने क्या किया था बेटा? 2 चार्ज लिए थे, Q1 सेपरेटेड, Q2 सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उनको हमने पानी के बीच में डाला था। तो तुमने F नेट क्या निकाल ली? F12 माइनस F इंड्यूस्ड। तुम्हारा काम ये है सोचने का, सोच अगर मैंने एक ही चार्ज डाला होता तो उसके ऊपर कितनी फोर्स आती? मीडियम में डालने के बाद सोचो। हाँ जी, अगर मैं एक ही चार्ज डाल रहा हूं पानी में, अब उसके ऊपर कितनी फोर्स आनी चाहिए? हमें माली
कुछ नहीं आएगा भाई। एफ इंड्यूस करेगा कौन? जो भी पानी के मॉलिक्यूल उसके आसपास आने वाले हैं, चारों तरफ बराबरी तो आएंगे। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ से बनेगा? बनेगा ही नहीं। और Q2 तो था ही, है ही नहीं जो उसके ऊपर फोर्स डाल रहा हो। तो जो सर्कल बनने वाला वो बराबर बनेगा, तो F 0 है। तो Q2 वो है ही नहीं, हटा दिया ना। हाँ, Q2 के कारण ही तो वो बना। क्यों नेगेटिव चार्ज उस तरफ? वो Q2 के कारण बढ़ा। समझ आई बात कि नहीं आई? तो काफ़ी है आज के लिए इतना। कल हम इसके थोड़े से क्या करेंगे, अब क्लास 11th के कंसेप्ट्स को यूज़ करके क्वेश्चंस देखेंगे किस टाइप के आते हैं इस पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन सर्कुलर मोशन इसमें यूज़ करेंगे, सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस यूज़ करेंगे, फिर SHM का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कृपया करके थोड़ा सा सर्कुलर मोशन, SHM, बाकी तुम लोगों को इंटीग्रेशन वगैरह तो बोलने की ज़रूरत है नहीं है, वो तो आता ही होगा अच्छे से। ठीक है, तो थोड़ा सा उसे रिवाइज करके आए, तो इंटीग्रेशन वगैरह लगाकर ये सब चीज़ें, और हाँ सेंटर ऑफ मास, रिंग, रेडियस, ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा। क्योंकि देखो रिवाइज करने के लिए, आने के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा चैप्टर हम सुन तो सही। पहले बात मैंने कहा कि SHM थोड़ा बहुत यूज़ करूँगा। थोड़ा बहुत यूज़ क्या होगा? एलिमेंट लेना, एलिमेंट लेके इंटीग्रेशन करना, ये सब चीज़ें होंगी। ये सब तुम्हें आता है, नहीं याद है तो एक बार कॉपी खोल के देख लेना कि किस में क्या एलिमेंट लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यूज़ होंगी, उसके बेसिस पे आगे क्वेश्चंस होंगे। फिर कल मैं तुम्हें कूलम्स लॉ तक जितने भी PYQ आए हुए हैं वो VPIQ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो फिर ठीक है।